नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह लामरोत, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा आपका आज के इसी व्याख्यान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, हमारी आज की चर्चा संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के संदर्भ में होगी और संपत्ति अंतरण अधिनियम में हम आज जिस धारा के बारे में चर्चा करेंगे वह है धारा 8। धारा 8 बेहद साधारण लेकिन महत्वपूर्ण धारा है जो संपत्ति अंतरण के लिए बहुत ही आवश्यक मालूम होती है। देखिए क्या कहती है धारा 8। धारा 8 कहती है अंतरण का प्रभाव। सेक्शन 8 इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर। अब नाम से क्या प्रकट हो रहा है? अंतरण का प्रभाव या इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर। तो जब किसी संपत्ति को अंतरित कर दिया जाता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर, तो उसके प्रभाव क्या होते हैं संपत्ति पर और उस व्यक्ति पर जिसने उस संपत्ति को अर्जित किया है और उस व्यक्ति पर जिसने उस संपत्ति को अपने आप से दूर किया या खोया है। तो अंतरण का प्रभाव या इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर, हम आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं पहला बिंदु क्या कहता है। संपत्ति में हित का प्रभाव, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी। संपत्ति में हित का अंतरण, संपत्ति में हित का अंतरण हो रहा है या ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी। जो संपत्ति है वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाती है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि उसमें केवल भौतिक कब्जा ही नहीं जाता, बल्कि उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु या मर्म है वो है हित या इंटरेस्ट। अंतरण में हित का अंतरण होता है, ना कि केवल भौतिक कब्जे का। हित का अंतरण ही अंतरण को महत्वपूर्ण बनाता है और इसे हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। देखिएगा आगे, जब तक कोई शर्त ना हो, जब तक कि कोई शर्त ना हो, क्रेता को वह सभी अधिकार अंतरित होंगे, क्रेता को वह सभी अधिकार अंतरित होंगे जो विक्रेता के पास अंतरण के समय मौजूद थे। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि यदि अंतरण में कोई विशिष्ट प्रकार की शर्त मौजूद ना हो तो उस दशा में क्रेता को वह सभी अधिकार अंतरित होंगे। अर्थात उस संपत्ति को जो क्रय कर रहा है या जिसके पक्ष में संपत्ति अंतरित हो रही है, उस व्यक्ति को अर्थात क्रेता को या बायर को वह सभी अधिकार अंतरित होंगे जो विक्रेता के पास अंतरण के समय मौजूद थे। यानी सीधे से शब्दों में बात की जाए तो बेचने वाले के पास जो जो अधिकार थे वह सारे अधिकार खरीदने वाले को प्राप्त होंगे। ये बिल्कुल साधारण नियम है, इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है जो आराम से समझ में ना आए। तो पहला बिंदु है संपत्ति में हित का प्रभाव, हित का अंतरण, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी। अब यहाँ हमने कह दिया कि क्रेता को वह सभी अधिकार मिलेंगे जो विक्रेता के पास अंतरण के समय मौजूद थे। यानी इस बात के दो अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ कि क्रेता को कुछ भी कम नहीं मिलेगा जो विक्रेता के पास था, और दूसरी बात ये कि विक्रेता कुछ भी अधिक नहीं दे सकता जो उसके पास अंतरण के समय मौजूद नहीं था। मान लीजिए किसी संपत्ति में विक्रेता अंतरण के समय क्रेता को कुछ ऐसे अधिकारों की पेशकश करता है जो वर्तमान में उसे स्वयं को भी उपलब्ध नहीं है। तो विधि ये कहती है, धारा 8 ये कहती है कि विक्रेता क्रेता को सिर्फ वही अधिकार अंतरित करेगा जो अंतरण के समय उसके पास मौजूद हैं। तो ये हुआ हमारा पहला बिंदु। आइए देखते हैं दूसरा बिंदु क्या कहता है। दूसरा बिंदु कहता है संपत्ति की विधिक प्रसंगतियां। संपत्ति की विधिक प्रसंगतियां या लीगल इंसिडेंट्स। अब दूसरी बात आई कि
विधिक प्रसंगतियां क्या होगी या लीगल इंसिडेंट्स क्या होंगे, किसके, ट्रांसफर के या अंतरण के। पहली बात तो हमने पढ़ ली कि हित का अंतरण, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ केवल संपत्ति का भौतिक कब्जा ही नहीं जा रहा है बल्कि हित का या इंटरेस्ट का भी अंतरण या ट्रांसफर हो रहा है। और दूसरी बात हम पढ़ रहे हैं लीगल इंसिडेंट, विधिक प्रसंगतियां। विधिक प्रसंगतियां क्या होगी, अंतरण के समय। देखते हैं, वह वस्तुएं जो मूल रूप से स्थित संपत्तियों के साथ एवं उनके फायदे के लिए जुड़ी है। वह वस्तुएं जो मूल रूप से स्थित संपत्तियों के साथ एवं उनके फायदे के लिए जुड़ी है तथा उन्हीं के साथ इनका भी अंतरण हो जाता है। इसका क्या आशय है? इसका आशय बेहद साधारण है। ये धारा 8 ये बताना चाह रही है कि कोई भी संपत्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर जाती है, अर्थात अंतरित होती है या ट्रांसफर होती है, तो उसका क्या असर होगा या उस संपत्ति में क्या क्या जाएगा और क्या नहीं जाएगा। तो ये द्वितीय बिंदु ये कहता है कि मूल रूप से स्थित संपत्तियों के साथ एवं उसके फायदे के लिए जुड़ी हो। यानी कोई ऐसी संपत्ति है जिसमें उस संपत्ति के अलावा भी कुछ वस्तुएं मौजूद है और उस संपत्ति का उपयोग बढ़ाती हैं या उसके फायदे को बढ़ाती हैं, तो वह समस्त वस्तुएं उस मूल संपत्ति के साथ ही अंतरित होगी। ये द्वितीय बिंदु कह रहा है। देखते हैं उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं पट्टा और किराया, लीज और रेंट। लीज और रेंट या पट्टा और किराया, कोई संपत्ति है, अचल संपत्ति है, अब उसके साथ जुड़ा हुआ है पट्टे का अधिकार, और पट्टे का अधिकार अगर है तो पट्टे के साथ ही किराया भी जुड़ा है। तो अब कोई व्यक्ति अपनी अचल संपत्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को अंतरित कर देता है तो उस संपत्ति के साथ वह पट्टे का अधिकार भी चला जाएगा, और पट्टे का अधिकार गया तो किराए का अधिकार भी चला जाएगा। अब अगर विक्रेता ये चाहे कि पट्टे का अधिकार और किराए का अधिकार ना जाए तो ये संभव नहीं है, क्योंकि धारा 8 ये कहती है कि संपत्ति के साथ मूल रूप से जुड़ी हुई चीजें या उसके फायदे के लिए उपस्थित वस्तुएं भी अंतरित होगी। तो लीज और रेंट जो है वह भी संपत्ति या मूल संपत्ति के साथ अंतरित हो जाएंगे। इसी प्रकार अगली बात करते हैं हम लैंड और ईजमेंट की, भूमि और सुखाधिकार की। सुखाधिकार के बारे में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी संपत्ति, अचल संपत्ति के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए सुखाधिकार काम में आता है। तो जो सुखाधिकार है, सुखाधिकार कैसा अधिकार है? ये भूमि से जुड़ा हुआ अधिकार है। अब मान लीजिए सुखाधिकार में हम बात करते हैं रास्ते का अधिकार। तो जो रास्ते का अधिकार है, राइट टू वे है, वे क्या होगा? वह संपत्ति के साथ अंतरित हो जाएगा। अब कोई संपत्ति ऐसी है जो विक्रेता चाहता है कि बिना सुखाधिकार के उसे अंतरित करना चाहता है, तो विधि इसकी इजाजत नहीं देगी। क्यों? क्योंकि विधि ये कहती है कि संपत्ति का उपभोग का अधिकार प्राथमिक अधिकार है और सुखाधिकार उसकी रक्षा करता है। तो अगर संपत्ति चली गई, भूमि चली गई, तो भूमि के साथ ही सुखाधिकार भी जाएगा। सुखाधिकार को भूमि से पृथक नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार हम बात करें, एक भवन अंतरित किया जाता है या ट्रांसफर किया जाता है, या एक हाउस ट्रांसफर किया जाता है, तो प्रश्न आया कि भवन या हाउस के साथ क्या क्या ट्रांसफर होगा। जैसा कि अमूमन आप सबको पता है, किसी मकान की मूल वस्तुएं क्या है? उसकी दीवारें, उसकी छत, उसकी बाउंड्री या चार दीवारी, या खिड़की, दरवाजे, ताले, चाबियां, इस प्रकार की वस्तुएं, या जो फिटिंग्स है जो अलग नहीं की जा सकती। तो अगर एक भवन अंतरित कर दिया गया तो उसके साथ खिड़की, दरवाजे और तमाम वे वस्तुएं जो इस भवन के फायदे के लिए हैं, भवन के साथ ही अंतरित हो जाएगी। उन्हें अलग से रोक कर रखा नहीं जा सकता। इसी प्रकार हम बात करते हैं भूबद्ध मशीनरी की। अगर कोई मशीनरी ऐसी है जो जमीन में स्थायी रूप से जोड़ दी गई है,
या जमीन से अलग नहीं की जा सकती। तो ऐसी मशीनरी के साथ अगर कोई मूवेबल पार्ट है या जंगम पुर्जा है या जंगम भाग है तो वह भी उस संपत्ति के साथ अंतरित होगा। अर्थात बिंदु संख्या 2 कहती है कि जो संपत्ति की विधिक प्रसंगतियां हैं, लीगल इंसिडेंट्स हैं, वह क्या होगा, वस्तुओं जो मूल रूप से स्थित संपत्तियों के साथ और उनके फायदे के लिए जुड़ी हो, उनके साथ ही उनका भी अंतरण हो जाता है। यानी ऐसी वस्तु जो संपत्ति के साथ स्थायी रूप से जुड़ी हुई हो या उसके फायदे के लिए जुड़ी हुई हो, उनका भी अंतरण धारा 8 के अधीन रहते हुए मूल संपत्ति के साथ हो जाएगा। तो एक बार पुनः हम देख लेते हैं धारा 8 के बारे में। धारा 8 अंतरण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर, कि अंतरण का क्या प्रभाव होगा। तो इसमें हमने 2 बिंदुओं पर चर्चा की। पहला बिंदु हमारा था संपत्ति में हित का अंतरण, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी। किसी भी संपत्ति में सबसे बड़ा जो अंतरण से प्रभाव आता है वो है हित का अंतरण, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। हित का अंतरण हो जाते हैं, होने से संपत्ति का अंतरण माना जाता है। और अगला बिंदु हमने पढ़ा संपत्ति की विधिक प्रसंगतियां, लीगल इंसिडेंट ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या पढ़ा हमने, या हमने क्या चर्चा की, हमने ये चर्चा की कि कोई ऐसी संपत्ति है जिसके साथ कुछ और संपत्तियां जुड़ी हुई हो और वो उसके फायदे के लिए हो, तो वह सभी उस मूल संपत्ति के साथ अंतरित हो जाएगी। तो आज की चर्चा को यही विराम देते हैं और अगले ही व्याख्यान में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।